हेलो दोस्तों, जय हिंद। यहाँ पे हम जैक बोर्ड क्लास 10 का मॉडल सेट 3 साइंस का हम लोग क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 आप लोगों को अपलोड कर दे चुके हैं, और जैसे इंग्लिश का बाकी है और संस्कृत, सोशल साइंस और हिंदी का आपका पूरा सभी सेट सॉल्व हो चुका है। उस लोग का वीडियो दे दिया गया, ठीक है। कुछ दिन बाद आपका इंग्लिश का भी सेट दिया जाएगा। अभी पता चला कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो शायद कैंसिल हो चुका है, और वो वाला एग्ज़ाम अभी आप लोगों का जो डेट में दिया गया था, यानी 7 और 9 से, तब सिस्टर नहीं होने वाला है। इसीलिए आप लोग ऐसा नहीं कि जब डेट अगर आगे बढ़ गया तो पढ़ाई में ढीला कीजिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जैसा तैयारी करता तो वैसे तैयारी करते जाइए। हो सकता कुछ ज़्यादा सीखिएगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा आप लोगों को। 40 मार्क्स में हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। 35 मतलब आप अगर अच्छा से कोशिश कीजिएगा, अच्छा पढ़ाई कीजिएगा तो 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, जैसे डेट कभी हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा बात नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ही, ठीक है। इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि डेट कैंसिल हुआ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, डेट कैंसिल हो सकता है। तो देखिए हम लोग का जो सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें बोला गया है यदि अपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम अपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी 60 डिग्री जब वो वाला दिया गया तो उसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सी ऑप्शन सी एक का सही जगह क्वेश्चन नंबर सी। अगला प्रश्न 2 नंबर में बोला गया मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित के बाद जिस बिंदु से मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ये आपको बुक में दिया गया, ठीक है। ऑप्शन देखिए फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ध्रुव। तो इसका सही जगह ऑप्शन नंबर ए फोकस। अगला प्रश्न 3 नंबर में बोला गया है यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया गया हम लोग 54 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी। इसमें ऑप्शन दिया गया ए नंबर में 28 सेंटीमीटर, 2 नंबर में 27 सेंटीमीटर, 3 नंबर में 26 सेंटीमीटर और डी नंबर में 102 सेंटीमीटर। तो आपका सी का सही हो जाएगा, उसका आधा जो होता है ना ए बराबर r/2, उसे निकल जाएगा आपका कितना। वक्रता त्रिज्या आर दिया 54, तो ए बराबर r/2 से क्या जाएगा, फोकस दूरी कितना हो जाएगा हम लोग का 27, 2 से डिवाइड देंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। ए बराबर r/2 उस फॉर्मूला से ए बराबर क्या होता है r/2। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर में बोला गया अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जहां पर रखा गया है उससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ध्रुव पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो 4 का सही जगह ऑप्शन नंबर से वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 नंबर में बोला गया अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का ध्यान दीजिएगा, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में। तो देखिए गाड़ी का साइड मिरर हुआ, साइड मिरर उत्तल दर्पण सबको पता, गाड़ी के हेडलाइट में, फिर क्या बोला गया यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी और अपना चेहरा देखने के लिए। तब का 5 का सही जगह ऑप्शन नंबर बी, कहाँ गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर में बोला गया प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके मुख्य पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का विक्षेपण। तो आपका 6 का सही ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का जो चैप्टर है प्रकाश वाला, उसका नाम ही है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन वापस लौटना, जब क्या है एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है उसको बोलते हैं ना, अपना मुख्य पथ से विचलित हो जाता है, उसको क्या बोलना, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर में बोला गया निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल कहाँ सबसे अधिक होगी, निर्वात में होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन देखते हैं तो कहाँ होगा, बर्फ है, केरोसिन, वायु, हीरा। तो आपका 7 का सही जगह ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, वायु में। देखिए केरोसिन ये भी क्या द्रव है, तो द्रव में तो पता, बर्फ में भी ज़्यादा पार नहीं होगा, उस आर पार नहीं देख सकते, हीरा में भी नहीं देख सकते हैं, वो तो इसे भी ट्रांसफर कर देता है, फैलाता है, ठीक है। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी, वायु में। अगला प्रश्न उनका 8 नंबर, इसमें बोला गया है उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। फोकस में, प्रकाशिक केंद्र, फोकस के बीच, एफ बराबर एफ और 2f के बीच, या फिर 2f पर। तब का 8 का सही जगह ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाश के बीच। अगला प्रश्न 9 नंबर में बोला गया लेंस की क्षमता का मतलब क्या आता है, मीटर, सेंटीमीटर, डायप्टर, मिलीमीटर। देखिए मीटर आपका होता है किसी दूरी को मापने के लिए, सेंटीमीटर भी उसी में आ जाता है, मिलीमीटर भी उसी में आ जाता है। डायप्टर, डायप्टर क्या होता है आपका जो लेंस का क्षमता का मापा जाता है, इसलिए 9 का सही ऑप्शन नंबर सी, डायप्टर। अगला प्रश्न 10 नंबर में बोला गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। 30, फिर 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो अगर 10 का सही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 गुना बड़ा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर से बोला कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल, परितारिका, पुतली। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो 11 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिपटल में। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर से बोला गया निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा दूर की जाती है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और क्या है द्विफोकसी है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर 12 का सही ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये वाला जब लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा? तो देखिए निकट के लिए आपका जब उत्तल हो जा रहा तो दूर के लिए क्या आ जाएगा? सॉरी, निकट के लिए जब अवतल हो रहा तो दूर के लिए क्या आ जाएगा? आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न लोगों का 13 नंबर से बोला गया सामान्य नेत्र का दूरी बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूरी बिंदु क्या है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो आपका 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर से बोला गया दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन। ऊर्जा मिलती है श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, संवहन में। का तो आपका 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, कहाँ? श्वसन में। अगला प्रश्न हम लोगों का देखिए श्वसन में किससे होता है वो बता दे रहे हैं। जब हम लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ जाते हैं, दौड़ने के बाद क्या करते हैं, बहुत जैसे हम लोग दौड़ पूरा करने के बाद क्या करते हैं, बहुत तेज सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों को जो थकान तो मिटने लगता है, यानी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग का थकान हटता है। इसीलिए 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, श्वसन। अगला प्रश्न 15 नंबर से बोला चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली? विकृत गंधिता किससे पहले तो पता ना, ऑक्सीजन अगर उसमें अटैच मार जाएगा तो विकृत गंधिता होता है, पता हम लोग का उपचयन हो जाता है। तो इसमें क्या आ रहा है, किस में नहीं होता? तो नाइट्रोजन में नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो आप लोग का चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन का गैस डाला जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर से बोला जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो आपका 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? संयोजन, जुड़ जाना। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर इसमें बोला गया दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ठीक है, 17 नंबर देखते हैं हम लोग किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 17 नंबर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया जेडेनो का, सी का, या फिर जेडेन का, या फिर सीओ का। तब का 17 नंबर का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका आ जाएगा? सी का। ठीक है, आप कैसे भी देखते हैं। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड हो जाना। तो आपका देखिए इधर जो हम लोग का क्या दोनों अभिकारक है और जो हम लोग का उत्पाद जो बना उसमें देखिए क्या रहा, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जाए, मतलब क्या रहा? उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या था? ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन में कमी होना। तो हम लोगों का सी में क्या रहा? हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? सी के हम यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग का उपचयन हो रहा है। अगला प्रश्न 18 नंबर इसमें बोला गया है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ठीक है, अब देखिए संतुलित के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि दोनों साइड का जो अणु जो ये सब है अणु सब क्या समान है कि नहीं। ये देखिए Ag एक है, पहला समीकरण को देखते हैं। इसमें देखिए Ag एक है और उस साइड देखो उधर भी Ag एक है। N देखिए एक है, उधर भी क्या हम लोग का, ठीक है, उधर भी एक ही है। ऑक्सीजन देखिए इधर 3 गो है, उधर कितना है? उधर भी 3 गो है। और Cl देखिए इधर एक है, उस साइड में Cl एक है। तो एक नंबर हमको लगता सही है। अभी 2-3 नंबर को भी देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए बोला कि इधर देखिए लेफ्ट साइड में अगर N2 है और उधर क्या है N, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का? N2 है, लेकिन देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो रहा है? हम लोग 2 और 2 3, तो मतलब ये वाला नहीं होगा 2 नंबर। 3 नंबर देखिए इधर Ba एक है, उधर देखिए आपका Ba एक है। Cl2 है, उधर देखिए Cl एक है, मतलब C नंबर भी नहीं होगा। अगला बात है D नंबर, इधर देखिए 2HCl और NaOH, उधर देखिए H2 है, इधर भी H2 है। उधर देखिए आपका ऑक्सीजन एक है, इधर भी आपका ऑक्सीजन एक है। इधर Cl देखिए एक है, उधर कितना? Cl एक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कौन वाला हम लोग नहीं होगा, उसको देखते हैं। ऑक्सीजन देखिए आपका उधर कितना है? एक है, इधर भी OH, इधर ध्यान दीजिए इसको 2HCl बोला गया। ठीक है, और इधर NaOH 2H, यानी हाइड्रोजन इधर देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक, कितना हो जाएगा? 3। उधर कितना हाइड्रोजन हम लोग का 2, इसलिए आपका 4 नंबर भी नहीं होगा, इसलिए आपका सही उत्तर कौन वाला होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 19 नंबर में बोला लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता, या फिर आयरन लवण एवं जल बनता है। तो 19 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न नंबर 20 नंबर, उसमें बोला गया है दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक है की तरह व्यवहार करता है? लौंग, लिटिमस, विनाइल और प्याज।
क्या बोला गया, रंगीय सूचक है, गंधीय सूचक नहीं, गंधीय सूचक होता है तो इसका प्रयास सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये 20 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, लिटमस। लाल को नीला करता है, नीला को लाल करता है, लिटमस पत्र। अगला प्रश्न नंबर 21 नंबर, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं किसका है, किसका उपयोग करता है, आप लोग जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आपका 21 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, CSO4 × 1/2 H2O, ठीक है, हाफ H2O, वही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला हम लोगों का 22 नंबर से बोला गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या, वही होगा CSO4 × 1/2 H2O, ऑप्शन नंबर सी इसका भी। अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर, उसमें बोला गया दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, कौन अभिक्रिया हो रही है। इधर देखिए 2H2O + O2 जाके मिल जा रहा है H2O, यानी दो अलग अलग अभिकारक मिल के एक एकल क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा है, संयोजन के वियोजन के विस्थापन को 2 विस्थापन, यहाँ पे क्या रहा है, मिल रहा है, यानी संयोजन हो रहा है। तो यानी 23 का सही जगह ऑप्शन नंबर ए है, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न 24 नंबर में बोला गया खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्या पाया जाता है उसमें, सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न नंबर 25 नंबर में बोला गया कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच को अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न कराता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होता है, NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो आपका 25 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, HCl। हम जानते हैं कि अंडा का जो छिलका होता है क्या का, कैल्शियम रहता है, ठीक है, उससे अभिक्रिया करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका HCl हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 26 नंबर से मतलब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, उसका pH मान संभव क्या होगा, 11, 8, 2, 7, ठीक है। तो नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, ठीक है। तो अम्ल करेगा तो अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग दिया गया 7 से कम कौन वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला प्रश्न हम लोगों का 27 नंबर, उसमें बोला गया अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है, ठीक है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है, मुंह, केंद्रक, कुटपाद, खाद्य रिक्तिका। तो यहाँ पे देखिए अमीबा का तो मुंह होता ही नहीं, ये वाला होगा ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। बचा आपका केंद्रक, कुटपाद और खाद्य रिक्तिका। तो आपका 27 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी, क्या जगह, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में उसको ले जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 28 नंबर में लगा पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेलेज्मा, पेप्सिन, पीत। तब का 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, पेप्सिन, क्या हो जाएगा, पेप्सिन। अगला प्रश्न हम लोग 29 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है, समभोजी पोषण, ठीक है। आप अगर पोषण चैप्टर का अच्छा से पढ़ें तो जान जाइएगा समभोजी पोषण किसको बोलते हैं। तो इसका उत्तर जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन दिया गया अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समभोजी बोला गया है। तो आम देखिए यहाँ पे आम तो एक फल है, तो आम तो होगा ही नहीं, आम का पेड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब प्रिंट में गलत हो गया होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आम का पेड़ हो जाएगा, क्योंकि आम तक फल है, उसको जीव में नहीं आ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका 29 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएगा, अमीबा। अगला प्रश्न हम लोगों का 30 नंबर से बोला गया मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपका 30 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग 31 नंबर से बोला गया निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम के झरियाँ कराता है, कौन भोजन के माध्यम को झरिया कराता है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, स्वक्त रक्त कणिका या फिर पीत। तो आपका 31 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन करता है, पीत करता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 32 में बोला उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, वायुकुपिका, वृकाणु या फिर कोशिका गुच्छ। तो आपका 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विक्राणु, क्या जगह है, विक्राणु। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर से बोला गया है निम्नलिखित में कौन कार्य बाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, जल के अवशोषण एवं जड़ में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन, ऊपरी मुख्य गति में सहायक, यह पौधों में ताप का नियमन करता है, यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, यह भोजन का संवहन करता है।
तो आपका 33 का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी क्या करता है, यह भोजन का संवहन करता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य बाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता, बाष्पोत्सर्जन में ये वाला नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पदार्थ है। आम, यहाँ पे तो आम का पेड़ होगा, उसमें पपीता का पेड़ होगा, सरसों या फिर गुड़हल। तो आपका 34 का सही तो ऑप्शन नंबर बी क्या जगह पपीता, ये क्या एक लिंगी नहीं है, एक लिंगी पौधा होता है। अगला प्रश्न होगा 35 नंबर, इसमें बोला गया है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको फिगर दिया गया है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि इसमें कौन सा जनन होता है। तो 35 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर बी क्या है मुकुलन। अब देखिए फिगर में ही लिखा हुआ है मुकुल, वहाँ पे देखिए एक चीज़ छोटा सा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला क्या मुकुल है, बड़ा कर देखिए जब जैसे आपका बड़ा वाला सेम उसका जैसे यहाँ पे बन रहा है, कुछ दिन बाद यहाँ से वाला हट जाएगा और ये भी है कि सेम ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे क्या रहा मुकुल हो रहा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग मुकुलन बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर से बोला गया है लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर थायरोक्सिन। तो आपका 36 का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग 37 नंबर से बोला गया निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। मादा जनन मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय या फिर शुक्राशय। तो आपका 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा गर्भाशय। अगला प्रश्न हम लोगों का 38 नंबर से बोला गया हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर ऊर्जा सौर ऊर्जा के से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। तब का 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। कौन वाला हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न हम लोग 29 नंबर में बोला गया निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरण जो खत्म होगा कोयला, सीएनजी, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, ठीक है। क्या है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कोयला, सीएनजी, पेट्रोल और सौर ऊर्जा। नवीकरण जिसका हम लोग क्या पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कोयला अगर खत्म हो जाए तो इसका हम लोग पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। कोयला बनने में 1 लाख साल लगता है लेकिन खत्म होने में 100 साल में खत्म हो जाएगी। सीएनजी भी उसी तरह है, पेट्रोल भी इसे मृत जीव से बना है, जीवाश्म ईंधन है, जबकि सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसीलिए आपका इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा सौर ऊर्जा। अगला और अंतिम प्रश्न हम लोग का 40 नंबर में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, ठीक है। 40 नंबर में देखिए बोला गया निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा, जैव से नहीं बनेगा, ठीक है। लकड़ी ये तो पता हमको लकड़ी एक जीव ही है, ठीक है। गोबर गैस, गोबर तो भी जीव से ही मिलता है गोबर। कोयला भी तो मृत जीवों से बनता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा ऐसे कोई जीव से रिलेटेड नहीं है। तो 40 का सही तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। इसी तरह हम लोगों का क्लास 10 जैक बोर्ड का जो हम लोग सेट 5 वो समाप्त हो चुका है। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस चैनल में आप लोगों को जैक बोर्ड के संबंधित सारा आपको अपडेट दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।